ओके। तो बेसिक मैथमेटिक्स में अभी तक हम लोगों ने जितना भी कर लिया है, हेलो हेलो हमने अभी तक बेसिक मैथ्स में जितना भी कर लिया है उसमें एक टॉपिक और बच गया है, दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो बेसिक कुछ फॉर्मूलेज हैं, कंसेप्ट्स हैं, उनको समझ के फिर आप आगे बढ़ेंगे। और आप लोगों का टास्क रहेगा कि अभी तक हमने जितने भी बेसिक मैथ्स किए हैं, आपके पास जो भी किताब है, रेफरेंस बुक है, उस रेफरेंस बुक में जो कुछ आपको मिल जाए उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस या कुछ एग्जांपल्स या क्वेश्चंस जो भी हैं, उनको आप प्रैक्टिस कॉपी में करेंगे। ठीक है। सो आई वांट अ प्रैक्टिस कॉपी। नोट्स की अलग कॉपी है, प्रैक्टिस कॉपी अलग होगी। ठीक है। चलिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली हम क्या देखते हैं, हम लोगों ने क्लास 10th में डिस्टेंस फार्मूला देखा हुआ है, सेक्शन फार्मूला देखा है, राइट, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। इतना हमारे कोर्स में हुआ करता था। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ये पार्ट अगर अच्छे से किया हो 10th में, तो हमें ये समझ में आता है कि अगर मैं कोई एग्जांपल ले लूँ, मान लो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। तो इसी लीनियर इक्वेशन को अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ इन द फॉर्मेट ऑफ y, ठीक है, पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करना, ऐसा भी कह सकते हैं अपन। तो y के फॉर्म में अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ तो y इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी अपॉन बी। हालांकि मैं दोनों के नीचे भी b लिख सकता था, बट जस्ट टू उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट देने के लिए ऐसा लिखा है। ठीक है। अब ये जो माइनस ए अपॉन बी है या माइनस सी अपॉन बी है, ये क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि इससे क्या होना है। ठीक है। तो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, लेट अस से 2x माइनस 3y। मैंने माइनस साइन जानबूझ के लिए, जिससे कि हमें यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं मिलेगी। ठीक है। मे बी इक्वल टू 0। अभी मैं कांस्टेंट कर देता हूँ, मतलब कांस्टेंट को हटा देते हैं, 0 ले लेते हैं। ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है वो देखते हैं। अगर मैं y के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करता हूँ तो 3y इज इक्वल टू 2x, या y इज इक्वल टू 2x अपॉन 3, या एक और पार्ट, अगर मैं x अपॉन वाई ले लेता हूँ तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू 3/2, राइट। इसको हम थोड़ी देर के लिए अलग रखते हैं एंड लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस पार्ट। ठीक है। मैं कुछ कोऑर्डिनेट लेता हूँ, लेट अस से मैंने ले लिया x इज इक्वल टू 3। इस वाली इक्वेशन में x इज इक्वल टू 3 ले लिया। ये लास्ट ईयर हम लोगों ने ग्राफिकल सोल्यूशन में देखा हुआ है। ठीक है, कि हम एक डब्बा मेथड बनाते हैं, एक डब्बा बनाते हैं एंड वी ट्राई टू गेट सम कोऑर्डिनेट्स आउट ऑफ इट। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, x इज इक्वल टू हमने ले लिया 3। ठीक है। तो 3 डालते ही y इज इक्वल टू 2 मिल गया। ओके। अगर मैं यहाँ पर ले लूँ मे बी 6, ठीक है, तो 6 लिया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 और 3 कटा 2, 2 to the 4, यहाँ पर 4 आ गया, राइट, x एंड y। क्लियर है। 2 पॉइंट्स काफ़ी हैं किसी लाइन को बनाने के लिए और समझने के लिए। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, x एक्सिस पर 3 स्टेप्स चलना है, एक तरह से 3 स्टेप कह लें अपन, है ना। तो 1 2 एंड 3 स्टेप्स x एक्सिस पर, 1 2 ये y एक्सिस पर। ठीक है। x एक्सिस पर कितने कदम, 3, y पर 2, x एक्सिस पर 3 कदम, y एक्सिस पर 2। ये रेशो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि x और y का रेशो यहाँ पर क्या है, 3 और 2। हाँ, अगर इसका फॉर्मेट हम पलटा दें, y रेशो x कर दें, तो y कितना है, 2/3। ठीक है। ये 2, ये 3,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? स्लोप। ठीक है, तो स्लोप कितना हो गया? 2/3 मतलब टेन थीटा। और इससे हमें क्या मिल जाएगा? अगर एक और नया फॉर्मेट जो ट्रिग्नोमेट्री में आपको मैथमेटिक्स में मिलेगा, अगले साल आएगा। इस साल आप पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, अगले साल आएगी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री? बाय अप्लाइंग दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला या वैल्यूज़ निकालना। अगर आपको है ना कि या तो एंगल मालूम है तो उसका आंसर मिल जाएगा। अभी क्या हुआ है? वी नो आंसर टू टेन थीटा, कि टेन थीटा का आंसर क्या आ रहा है? 2/3 आ रहा है। ठीक है, एंड इफ़ वी वांट टू फाइंड थीटा, अगर एंगल फाइंड करना है तो करना कुछ नहीं है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री कहती है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2/3। क्लियर? नाउ अगर आप इक्वेशन 1 को देखते हैं तो tan थीटा कहाँ छुपा हुआ है? x के कोफिशिएंट में। अगर y को मैंने 1 बना दिया, y का कोफिशिएंट 1 बना दिया, ठीक है, तो tan थीटा को ही हम लोगों ने स्लोप कहा था जब मैंने आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया था। ठीक है, स्लोप का मतलब क्या है? जो ढाल है, ढलान है। ठीक है, इंक्लिनेशन जिसको हम कह लेते हैं, इंग्लिश में इंक्लिनेशन शब्द है, हिंदी में ढाल या ढलान। ठीक है, तो उस हिसाब से y, या अब मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, लेट अस से 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब y की इक्वेशन बनाते हैं। y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 अपॉन 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? x का कोफिशिएंट हमें क्या बता रहा था? कितने इंक्लिनेशन में है। ओके, एंड व्हाट अबाउट दिस कांस्टेंट? तो पहले जब 0 था, तो अगर मैं पहले वाले इक्वेशन में 0 डालता हूँ तो कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा? आई विल गेट 0। वाई? बिकॉज यहाँ 0 डालते ही साथ x में 2x अपॉन 3, तो फाइनली क्या मिल जाएगा? 0, क्योंकि 2 इंटू 0, राइट? तो विल गेट 0 अगेन। इसका मतलब अगर कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हमारा कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, 0 है, तो डेफिनेटली आवर लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन 0 0, राइट? अभी आया ना, देखो ये बात क्लियर हुई। अगर कुछ कांस्टेंट आया तो डेफिनेटली वी विल गेट सम काइंड ऑफ इंटरसेक्शन एट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, और सामान्यतः मैं कह लूँ वाई एक्सिस। क्यों? करके देख लेते हैं। इसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट। क्या कहते हैं? CEPT, इंटरसेप्ट। ओके, वैल्यू डाल के देखते हैं। अगर मैं यहाँ जानना चाहता हूँ कि भैया y की एक्सेस क्या होगी अगर x 0 हो, ठीक है, तो x 0 डाल दिया, y इज इक्वल टू 5/3 आ गया। तो जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो x तो मेरा 0 है, y में कहाँ जाऊंगा? मे बी 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3। ओके, तो यहाँ से ये लाइन जितना अभी हम लोगों ने इंक्लिनेशन देखा कि इस रेशो में जा रहा था, है ना, 2:3, परपेंडिकुलर टू बेस 2:3। तो इतना तो समझ में आ गया कि एक्स एक्सिस का जो कोफिशिएंट है वो हमें स्लोप बता रहा है। तो अगर मैं इसको 2 पार्ट मान लूँ तो यहाँ कहीं आएगा 3 पार्ट, है ना, मोटा मोटा हिस्सा। तो ऐसे लाइन जा रही है। क्या ये ओरिजिन से जा रही है? नहीं। अब ये कहाँ से जा रही है? ये y एक्सिस को काट रही है 5/3 पे। हमारी इक्वेशन में y इज इक्वल टू, अब ये जो पार्ट है इसको हम कहेंगे स्लोप। स्लोप को हम डिनोट करते हैं m से, एंड इज कॉल्ड एज y इज इक्वल टू mx प्लस c, वेयर m क्या है? स्लोप,
और सी क्या है, वाई एक्सिस इंटरसेप्ट, ठीक है। चल इसको नोट कर लो। ना एक यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि अब कुछ जनरल इक्वेशन लिखेंगे, गुड टू नो काइंड, क्योंकि इतने डिटेल में अगर मैं जाऊँगा तो एक तरह से वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हमारे कोर्स में उसका नाम है कोनिक सेक्शन, ठीक है। अब कोनिक सेक्शन मतलब है कुछ नहीं, कोन होते हैं, कोन को अलग अलग तरफ से काटते हैं, तो जो शेप दिखाई देंगे उनको कोनिक सेक्शंस कहते हैं। सो सम जनरल फॉर्मूलेज, जैसे हम लोगों ने अभी लिखा फॉर लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। अगर सर्कल है तो उसके लिए इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर आर इज रेडियस ऑफ दैट सर्कल, ठीक है। तो ये एक फॉर्मेट हुआ। देन वी हैव अ पैराबोला, पैराबोला का मतलब मालूम है आपको? ओके, तो पैराबोला की इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये एक जनरल फॉर्मेट है, ठीक है। बाकी हम ये जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होती हैं दे गिव पैराबोला, तो ये एक वो जनरल फॉर्मेट है जिसमें x और y कोऑर्डिनेट्स हैं एक साथ, ठीक है। तो पैराबोला की ये जनरल इक्वेशन है। देन एलिप्स अगर है, एलिप्स के लिए होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। एलिप्स मालूम है क्या होता है? आपने एलिप्टिकल पाथ पढ़ी है लास्ट ईयर 9th क्लास में ग्रेविटेशन में, जहाँ कैपिलर्स लॉ आया था, ठीक है। तो वहाँ एलिप्टिकल पाथ, तो ये एलिप्स होता है, ठीक है, ऐसे इस टाइप का शेप। देन वी हैव अ हाइपरबोला, BOLA, हाइपरबोला। हाइपरबोला की इक्वेशन जनरल होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स 1, केवल प्लस और माइनस का फर्क है। हाइपरबोला क्या होता है? एलिप्स का ठीक उल्टा। एलिप्स होता है ऐसा, हाइपरबोला होता है ऐसा और ऐसा, ठीक है। तो इसको हाइपरबोला कहते हैं। और एक होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उसकी इक्वेशन है एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है, वेयर सी इज सम कांस्टेंट, ठीक। तो ये कुछ इक्वेशंस हैं, इनको आप नोट कर लें। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। अगर कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास, तो यहाँ से अगर कोई एक पैराबोला बन रहा है तो उसका इधर भाई बनता है, दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर पैराबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसी तरह से आप इधर भी ले सकते हैं, मे बी वी कैन हैव अनदर वे, तो इधर और इधर भी जा सकता है, और दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल सिमेट्रिक होते हैं, ठीक है। ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स में सिमेट्रिक होते हैं, ठीक है। इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। अगर डायग्राम बनाना हो तो आप वो भी साथ में बना सकते हैं, बाकी इसकी लिस्ट बना लीजिए। सो दैट इज़ ऑल विथ बेसिक मैथमेटिक्स। नाउ प्योर फिजिक्स चालू करते हैं, ठीक है। अभी जो हम लोगों ने एक लास्ट टॉपिक कवर किया, नॉट कोऑर्डिनेट ऑफ कोर्स, उसके पहले, दैट इज़ कैलकुलस, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। हमने मतलब तो समझ लिया इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है, इसका एप्लीकेशन कैसे होता है वो अगर इमीडिएट नहीं सीखा
तो भूल जाते हैं बच्चे। सो माय वे ऑफ टीचिंग इज़ कि मैं अब शुरू करूँगा चैप्टर नंबर 2, ठीक है, और फिर हम शुरू करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन। ओके, तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ये हमारा नया टॉपिक, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। आप मेरे बुक में ये चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है, तो टाइटल दे दीजिए। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विथ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। कुछ बातें बहुत बेसिक है जो हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। मोशन किसे कहते हैं, रेस्ट क्या है ना। तो मोशन को हम लोगों ने क्लास 9th में कैसे डिफाइन किया था, अकॉर्डिंग टू द थियोरी ऑफ रिलेटिविटी एज प्रपोज्ड बाय सर अल्बर्ट आइंस्टाइन। उनका ये कहना था कि हर कंसेप्ट को किसी के रिलेशन में सीखा जा सकता है, ठीक है। तो हमने क्लास 9th में ये पढ़ा था कि अगर हम मोशन को डिफाइन करते हैं तो मोशन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि इफ़ एनी ऑब्जेक्ट changes its position with respect to its surrounding, then we say that it is in motion. Similarly, rest को हम कैसे define करते हैं कि if an object does not change its position with respect to its surrounding, then it is called it is said to be at rest. तो ऐसा हम लोगों ने rest और motion क्लास 9th में पढ़ा था, इसलिए उस पर मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा। फिर बात आती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम बात करें तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि रेस्ट को यूनिफॉर्म बता के क्या मिलना है, जो चीज़ पड़ी हुई है उसमें क्या यूनिफॉर्मिटी है, बात समझ में। तो मोशन में दो शब्द आते हैं, आइदर वी हैव यूनिफॉर्म मोशन और वी हैव नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो उसको समझने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम बात करते हैं कि इफ़ वी ऑब्जर्व दैट देयर इज चेंज इन पोजिशन एंड दैट चेंज इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन दैट काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन, राइट। इसी तरह से इफ अ मोशन इज ऑब्जर्व्ड टू बी नॉन यूनिफॉर्म, दैट मीन्स इट विल नॉट चेंज इट्स पोजीशन रेगुलरली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल, देन इट इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो ये हो गया मोशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। फिर हमने समझा डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, क्लास 9th में सब किया हुआ है। तो डिस्टेंस क्या था, हम कि ऑब्जेक्ट जो भी पाथ कवर करता हुआ किसी दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, उस पूरे पाथ लेंथ को हम कहते हैं डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज प्लेसमेंट वेयर प्लेस इज इंपॉर्टेंट, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इन दोनों के बीच में अगर आप एक स्ट्रेट लाइन बना दें तो ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। फिर वेक्टर और स्केलर पढ़ा हम लोगों ने, जिसमें हमने ये पढ़ा कि भैया डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। फिर उनकी ऐसा यूनिट समझी, तो यूनिट सिस्टम हम लोगों ने समझा, जिसमें वी कवर्ड CGS सिस्टम, अगर याद हो तो, राइट। सो वी हैव CGS सिस्टम, MKS सिस्टम, देन SI सिस्टम। तो ऐसे अलग अलग सिस्टम हमारे पास हैं। Okay, so as far as list is concerned, we also have FPS system, foot, pound and second. Then we have CGS system, then we have MKS system, and finally जो आज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है दैट इज SI सिस्टम। और भी सिस्टम हुआ करते थे लेकिन उनको यूनिवर्सली ऐसे थियोरेटिकली हमने एक्सेप्ट नहीं किया है, ठीक है। वी स्टार्ट विथ FPS। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एक बेसिक जो हम लोगों ने अभी तक कवर की है, जिसमें थोड़ा सा वेक्टर और स्केलर भी पढ़ा। स्केलर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, जिनको सिर्फ नापा जा सकता है किसी स्केल से, उसकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती। एंड इन केस ऑफ डायरेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट तो उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कह लेते हैं। सो ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच डील विथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड वी कॉल इट एज वेक्टर क्वांटिटी। तो ये पूरा पार्ट हम लोगों ने कवर किया। देन ऑल्सो वी स्टडीड एक्सीलरेशन क्या होता है।
है ना, ये सब 9th में हो चुका है। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन को हमने कहा कि व्हेन देयर इज चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो हम लोगों ने फिर ग्राफ देखे थे, है ना, ग्राफ याद है आपको, है ना, 9th में किए थे। सो इफ वी हैव अ स्मॉल ग्राफ, लेट अस से, मैं लेता हूँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, क्लास 9th में शायद आपने डिस्टेंस टाइम पढ़ा हो, अभी हम पढ़ लेते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम। ओके, सो व्हेन आई से डिस्प्लेसमेंट टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट वर्ड अगर पहले आ रहा है मतलब वाई एक्सिस, तो जब हम यहाँ से देखेंगे तो वी विल एनकाउंटर वाई एक्सिस फर्स्ट, ओके, देन एक्स एक्सिस। तो जो भी नाम दे रहा हूँ मैं, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लिखता हूँ, सो डिस्प्लेसमेंट हमेशा वाई पर होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसमें अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बना दूं, ये मेरी फर्स्ट लाइन है, आई कैन हैव अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, इसको मैं 2 लिख देता हूँ। आई कैन हैव समथिंग लाइक दिस ऑल्सो, इसको मैं 3 कह देता हूँ। एंड आई कैन हैव अ लाइन विच इज़ इरेगुलर, मे बी आई विल राइट 4 फॉर इट। ठीक है, नाउ जस्ट टू रिवाइज, लाइन नंबर 1 आपको क्या बताती है इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ? हाँ, जोर से बोलिए। स्ट्रेट क्या? हाँ, ग्राफ से आपको क्या समझ में आता है? ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। अगर ग्राफ हमें नहीं समझ में आएंगे तो फिजिक्स दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इस ग्राफ में आप मुझे बताइए, लाइन नंबर 1 से आपको क्या समझ में आता है? टाइम कांस्टेंट है? नहीं, आप अगर ध्यान से देखते हैं तो टाइम तो बढ़ रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर आप वहाँ पर ग्राफ में देखें तो टाइम क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। हम सेकंड्स आगे बढ़ रहे हैं और वो लाइन भी आगे बढ़ रही है। सो टाइम इज नॉट कांस्टेंट। व्हाट इज कांस्टेंट हियर? व्हाट इज कांस्टेंट? ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ओके, आपको कुछ समझ में आ रहा है? लाइन नंबर 1 में यहाँ वेलोसिटी कहाँ पर आ गई? ग्राफ किसका है? लाइन नंबर 1 में रेस्ट पे है। कौन रेस्ट पे है? ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, बिल्कुल ठीक, क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कहाँ पर है वो? अगर मैं ग्राफ में कोई मार्किंग कर दूँ, मे बी 1 and 2, तो ये शायद सेकंड पोजीशन पे बैठा है। कहाँ? ऑब्जर्वर से मान लो 2 मीटर दूर है, समझ लीजिए आप ही बैठे हैं मुझसे 2 मीटर दूर है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आई एम ऑब्जर्विंग यू एंड आई एम ड्राइंग अ ग्राफ कि आपकी पोजीशन कहाँ पर है। तो एट टाइम 0 जब मैंने टाइम कैलकुलेट करना शुरू किया तो वहाँ पर आपको मैंने पाया कि यू आर एट 2 मीटर्स फार्दर, मतलब से अपार्ट फ्रॉम मी। फिर वहाँ से हमने देखा कुछ समय बाद आप वहीं पर हैं, फिर देखा आप वहीं पर हैं, फिर देखा आप वहीं पर हैं, फिर देखा आप वहीं पर हैं। दैट मीन्स योर पोजीशन इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो 1 क्या बता रहा है? ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ठीक है, इसका मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में लाइन या कर्व का एंगल 0 है, 0 का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। जब भी हम एंगल की बात करते हैं, एंगल ऑफ अ लाइन ग्राफ में, तो इट इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, एंगल इज 0। ओके, दैट मीन्स लाइन नंबर 2, 3 and 4 यहाँ पर ऑब्जेक्ट मोशन में है। ये बात तो समझ में आ गई कि 2, 3, 4 मोशन बता रहा है। ठीक, अब 2 को ध्यान में देखते हुए आप मुझे बताइए 2 से आपको क्या समझ में आ रहा है? पोजीशन इज चेंजिंग। व्हाट काइंड ऑफ चेंज? चूंकि मोशन है तो पोजीशन तो चेंज होगा, है ना। इसलिए लाइन नंबर 2, 3, 4 तीनों में मोशन है, पोजीशन इज चेंजिंग। किस टाइप से चेंज हो रहा है?
बोलिए। टू क्या बताता है? बोलो बेटा, सोचो और बताओ। हाँ, चेंज इन पोजीशन हो रहा है, दिख रहा है, वो तो हमने दिखा दिया, शोज मोशन ना। चेंज इन पोजीशन हो रहा है, व्हाट काइंड? ओके, और वो तीनों में हो रहा है। पर टू की क्या खासियत है? 2, 3, 4 तीनों में क्या हो रहा है? चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दैट इज राइट। व्हाट इज स्पेसिफिक अबाउट 2? हाउ 2 इज डिफरेंट फ्रॉम 3 and 4? क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है बेटा कि फिर से बोलूं? क्वेश्चन क्लियर है, बोलिए। नाइन्थ में ग्राफ पढ़ा था आपने? अंडरस्टैंडिंग 0 आ रही है बेटा, है ना? मतलब ग्राफ पर ध्यान नहीं दिया गया, अच्छी बात नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन शोज यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है? तो स्ट्रेट लाइन क्या बता रही है? 2 and 3 क्या बताती है? यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है? इसी तरह से 4 क्या बता देगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्यों? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप देखें पोजीशन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज वेरी मच कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या हो गया? सेकेंड में मैं कह सकता हूँ देयर इज सम काइंड ऑफ मे बी वेलोसिटी, नॉट जस्ट डिस्टेंस कवर्ड, है ना? यहाँ पर एक निश्चित वेलोसिटी है, क्योंकि एक इसको हम कहें यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म शब्द आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। अब जो मोशन है वो कैसा है? ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपार्ट, ऑब्जेक्ट इज डिपार्टिंग, ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है। कैसे? अगर ये कोई पोजीशन है ऑब्जेक्ट की और ये ऑब्जर्वर है, ठीक है? तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट दूर जाते जा रहा है, और दूर के लिए क्या हो रहा है? हमारा ग्राफ जो है वो बता रहा है कि वाई एक्सिस पर पोजीशन बढ़ते क्रम में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। यस और नो? विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट आगे की ओर जा रहा है, दूर जा रहा है। सो ऑब्जेक्ट इज डिपार्टिंग यूनिफॉर्मली, ऑब्जेक्ट इज डिपार्टिंग यूनिफॉर्मली, ये हमें समझ में आया। तो ग्राफ नंबर 2 हमें क्या बता रहा है? 2 क्या बता रहा है? ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपार्ट या इट इज गोइंग फार्दर, ठीक है? ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे, ओके, यूनिफॉर्मली ऑफ कोर्स, ठीक है? तो ये दोनों बातों को आप जोड़ सकते हैं। अब बताइए 3 में क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म है। देखो ये बात तो अपन ने लिख दी है ना कि 2 and 3 दोनों बता रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन है। यस, व्हाट एल्स? इसके अलावा क्या समझ में आ रहा है? कॉन्फिडेंस से बोलो। देखो, या तो गलत बोलोगे या सही बोलोगे, है ना? सही बोलोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, गलत बोलोगे तो सीखने को मिलेगा, नुकसान दोनों में नहीं है। बोलो। टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है ना। जैसे जैसे टाइम जा रहा है वैसे वैसे ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? अगर ये ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जेक्ट है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज अप्रोचिंग ऑब्जर्वर, है ना? हो सकता है थोड़ा और मैं आगे बढ़ाता तो कुछ टाइम बाद वो ऑब्जेक्ट के मतलब ऑब्जर्वर के पास भी आ जाता। यस, और अगर मैं इसी लाइन को और आगे ले जाऊं, मतलब नेगेटिव एक्सिस में, ऐसा सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर इस लाइन को आगे ले जाते तो ऐसे आया और इधर आगे चला गया। तो अगर इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव कहता हूँ तो नेगेटिव डायरेक्शन। इसलिए आप देखिए वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट? तो ऑब्जेक्ट नेगेटिव मतलब पहले तो पास में आया फिर दूर चला गया। नेगेटिव का मतलब यहाँ क्या है? वो दूर जा रहा है, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट इज अप्रोचिंग, राइट? ओके, व्हाट अबाउट फोर्थ लाइन? मतलब लाइन तो नहीं कहना चाहिए, लेट इट बी कर्व, कॉल्ड एज कर्व, है ना?
तो फोर्थ वाले कर्व को देखकर आपको क्या लगता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बिल्कुल ठीक है। और ऑब्जेक्ट अप्रोच कर रहा है कि डिपार्ट कर रहा है? डिपार्ट कर रहा है, क्योंकि वो एक इंक्रीजिंग ग्राफ है ना, ग्राफ इज इंक्रीजिंग ग्राफ। ओके, बिल्कुल ठीक। तो ऑब्जेक्ट इज डिपार्टिंग, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज डिपार्टिंग नॉन यूनिफॉर्मली। ओके, सारे पॉइंट्स को जोड़ के एक लाइन के बारे में पूरी व्याख्या होनी चाहिए। तो फोर्थ में क्या बताएंगे? ऑब्जेक्ट इज डिपार्टिंग नॉन यूनिफॉर्मली। कर्व क्या बताता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अगर एंगल 0 आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या बताएगा? रेस्ट। अगर एंगल आ रहा है इसका मतलब देयर इज मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन कब बताएगा? व्हेन देयर इज अ स्ट्रेट लाइन विथ सर्टन एंगल, दोनों पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। ये ग्राफ आज समझ में आ गया? पक्का? आगे बढ़े, इसको नोट कर लो पहले, या इसका वीडियो अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब पे, आप घर जाके इसको नोट कर लेना, ठीक है। ये पब्लिक नहीं होगा, हो जाए तो मुझे बताइएगा, आई विल डिलीट दिस वीडियो, ठीक है। ओके, और यही आग्रह मेरा क्या नाम थी सर, प्रगति के साथ भी होगा कि प्रगति आपका हो जाए तो इन्फॉर्म मी दैट यू हैव ऑलरेडी सीन दिस, सो दैट दिस वीडियो कैन बी डिलीटेड। ओके, नाउ सेम ग्राफ अगर मैं बनाता हूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अब नाम में पहला नाम क्या है? वेलोसिटी। तो y एक्सिस पर होगी वेलोसिटी और x पर होगा टाइम, ठीक है। फिर से मैं ऐसे ही 4 लाइन बनाऊंगा एंड अगेन वी विल स्टडी कि किस लाइन में का अर्थ क्या है, ठीक है। अगेन आई हैव अ स्ट्रेट लाइन हियर, मे बी लाइन नंबर 1, देन दिस इज लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3। ये स्ट्रेट लाइंस बना रहा हूँ, यहाँ शुरुआत में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, भावनाओं को समझेंगे। एंड आई हैव अ कर्व लाइक दिस इज 4th में भी, ठीक है। ग्राफ कौन सा है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, अब मुझे बताइए लाइन नंबर 1 क्या बताती है? लाइन नंबर 1 क्या बता रही है? यूनिफॉर्म मोशन टुवर्ड्स द टाइम। टूवर्ड्स क्यों बोला बेटा? टूवर्ड्स का मतलब क्या है? टाइम के तरफ। टाइम कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि जिसकी तरफ जाया जाए, है ना, तो वहाँ पर टूवर्ड्स नहीं आएगा। मे बी वी कैन से विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। हाँ, तो कहना क्या चाह रहे हो, एक बार फिर से बोलो। यूनिफॉर्म मोशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यूनिफॉर्म मोशन, ओके। यूनिफॉर्म मोशन क्यों कहा आपने? लाइन में कर्व नहीं है। कर्व नहीं है, तो यूनिफॉर्म मोशन को यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप क्या कह सकते हैं? टू बी मोर स्पेसिफिक, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। ओके, तो फर्स्ट लाइन क्या बता रही है? कांस्टेंट वेलोसिटी। 1 क्या बता रही है? कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, ठीक। सेकेंड लाइन क्या बता रही है? अच्छा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ तीनों क्या बता रहे हैं? चलो एक जनरल देख लेते हैं, जनरल स्टडी। बिकॉज 2, 3, 4 आर नॉट लाइक, डू नॉट हैव एनी रिजेम्बलेंस विथ 1। क्यों? देयर इज सम काइंड ऑफ एंगल, कोई इंक्लिनेशन है, ठीक है। मे बी वी हैव अ कांस्टेंट एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और वी आर हैविंग अ चेंज्ड एंगल। अगर अब कर्व नंबर 4 को देखें तो 2, 3, 4 आपको जनरली क्या बता रहे हैं? इन जनरल कंबाइंड फॉर्म में चेंज इन वेलोसिटी नहीं। अगर 1 आपको कांस्टेंट वेलोसिटी बता रहा है तो 2, 3 और 4 क्या बता रहा है? कि देयर इज सम काइंड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है। अगर बढ़ते क्रम में है तो
क्या हो रहा है, एज वी आर गोइंग अहेड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ क्या हो रहा है, वी आर गेटिंग इंक्रीमेंट. काहे में इंक्रीमेंट मिल रहा है, वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है. तो लाइन नंबर 2 में वेलोसिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है. दैट मीन्स इट्स नॉट कांस्टेंट, इट्स चेंजिंग. अगर मैं लाइन नंबर 3 की बात करता हूँ, देन वी आर मूविंग डाउनवर्ड्स इन वाई एक्सिस. दैट मीन्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, अगेन चेंज. और जब कर्व है तो डेफिनेटली देयर इज सम चेंज. तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, अगर तीनों के लिए मैं कंबाइंड लिख दूँ जनरली, सो व्हाट इज देयर, वी हैव सम काइंड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसी को कहते हैं एक्सेलरेशन, राइट. एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग. ओके, तो 2, 3, 4 ये तीनों हमें यही बता रहे हैं. अब अगर मैं आपसे स्पेसिफिकली पूछूं कि 2 वाली लाइन आपसे क्या बता रही है, तो आप क्या बताएंगे. लाइन नंबर 2 आपको क्या बताती है, एक्सेलरेशन है. किस टाइप का एक्सेलरेशन है, टू और 3. आप बेटा संकोच कर रहे हैं बोलने में, क्या दिक्कत है, बोलिए. डर रहे हो क्या, तो इंटरेक्टिव रहो ना, जो मन में आ रहा है बोलो, है ना. क्या लग रहा है आपको, 2 और 3 में क्या हो रहा है, चलो दोनों में हो रहा है. कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वेरी गुड. तो दोनों में ही कांस्टेंट एक्सेलरेशन है. इसको मैं यूनिफॉर्म भी कह सकता हूँ, कांस्टेंट के लिए एक और शब्द है. सो आई कैन राइट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट. ठीक, अब बताइए 2 क्या बता रहा है. आई विल राइट पॉजिटिव एक्सेलरेशन. ठीक है, ये नॉर्मली जिसको हम एक्सेलरेशन कह देते हैं. और 3 आपको क्या बता रहा है, रिटार्डेशन, है ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन. ओके, ठीक. 4th आपको क्या बताता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट. ठीक है, मैं वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूँ. आप घर में जाके इसको, स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा. ठीक है, ओके. नाउ वी शैल स्टडी. चूँकि अब मैं समझ रहा हूँ कि आपकी ग्राफ की ग्रास्पिंग मतलब पुराने क्लियर नहीं थी, अब थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है. अब यहाँ पर हम अगला पॉइंट देखेंगे कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ एरिया. एरिया हमें किसी ग्राफ का क्या बताता है. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ले लूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, लेटस से मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना देता हूँ. ठीक है, तो और ग्राफ हमारा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक है, एरिया क्या बताएगा, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ. यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ क्या होगी, वेलोसिटी एंड टाइम. वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू दिस टाइम. सेम टाइम से टाइम कैंसिल हुआ, आपको क्या मिला, डिस्प्लेसमेंट. दैट मीन्स एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट. ये बात समझ में आई. ठीक है, तो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको डिस्प्लेसमेंट देता है. तो इसको हम नोट करके डाल सकते हैं, दैट एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज क्या, डिस्प्लेसमेंट. ओके, क्लियर है. अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ले लूँ तो वो आपको क्या बताता है, उसमें आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा, कोई फ्रूटफुल वर्ड नहीं है ना. मन में तो आता कुछ तो आएगा, तो इट वुड बी व्हाट, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम. अब इनटू में कुछ नहीं है. अगर ऐसा कोई फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम इज दिस, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा. ठीक है, तो इसका एरिया हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है. तो जब आप कभी कोई ग्राफ देखें तो उसका एरिया आपको फाइनली क्या दे रहा है वो आप पहले स्टडी करें, समझें, एंड देन वी कैन गो अहेड विथ कि इसका एरिया क्या बताता है. ठीक है, देयर आर डिफरेंट ग्राफ्स एंड मे बी आई कैन हैव अलग अलग प्रकार के ग्राफ आगे आते जाएंगे तो हम और डिस्कस करेंगे.
जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा। तो एरिया पर हमें ध्यान देना है कि एरिया भी कुछ बताता है, ठीक है, हर ग्राफ का नहीं। जैसे हमने देखा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया हमें कुछ खास आउटपुट नहीं दे रहा है, पर एरिया कुछ ना कुछ आउटपुट देता है। तो जो एरिया आउटपुट देगा उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टाइटल इज इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। क्या आपको याद है 9th में पढ़ी हुई इक्वेशन ऑफ मोशन? हाँ, एक होती थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कोई याद है? कौन सी याद है? V equals to U square plus R. कोई भी याद नहीं है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना, आर टी आप कुछ कह रहे थे। सेकेंड इक्वेशन Half AT square. कुछ याद आ रहा है ना, इट्स s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन कुछ ओके, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। कभी कभी बच्चे यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as भी याद कर लेते हैं। सो बोथ वेज इज राइट, ठीक है। अब अगला टास्क हमारा है इस चैप्टर में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, कि इन्हीं इक्वेशंस को हम डिराइव करेंगे और एक एक्स्ट्रा इक्वेशन आएगी, वी विल कॉल इट एज फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो वो क्या है इक्वेशन, वो हम पढ़ेंगे और इनका डेरिवेशन अब हम पढ़ेंगे। स्कूलों में अलग अलग मेथड्स बताए जाते हैं, ग्राफिकल, एनालिटिकल, हम दोनों मेथड पढ़ेंगे। हालांकि ये 9th क्लास का पोर्शन है, कायदे से इसको 11th में नहीं पढ़ाना चाहिए, पर चूंकि आपको पुराना याद नहीं आ रहा है तो वी विल कवर दैट पोर्शन, ठीक है। ओके, तो आज यहाँ पर हम लोग क्लोज करते हैं, ठीक है। और प्रगति मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को देखकर इसके नोट्स बनाएं और अगली क्लास में आप मुझे नोट्स दिखाएं आपने क्या लिखा है। आप भी नोट्स दिखाइएगा क्योंकि अभी मैं स्क्रीन को आगे बढ़ाता गया, ठीक है। चलिए लेट्स क्लोज।